और इस कार्यक्रम का संयोजन कर रही हैं हुमरा कुरैशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, और आदरणीय अमरनाथ अमर जी, प्रख्यात लेखक और पत्रकार। मैं इससे पहले कि उन्हें ये माइक सौंप दूं, मैं सभी रचनाकारों को आमंत्रित करना चाहूंगा। मनोज कुमार गोस्वामी जी, जिनको असमिया के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तपन कुमार बंदोपाध्याय जी, बांग्ला के लिए पुरस्कृत, रश्मि चौधरी जी, बोडो के लिए पुरस्कृत, वीणा गुप्ता जी डोगरी भाषा के लिए पुरस्कृत हैं, अनुराधा राय जी अंग्रेजी भाषा से, गुलाम मोहम्मद शेख साहब गुजराती भाषा से, बद्री नारायण जी हिंदी भाषा से। बद्री नारायण जी अभी कुछ देर में हमारे बीच में आ जाएंगे, वो हमारे जनरल काउंसिल के सदस्य भी हैं, तो वो मीटिंग में है, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। कन्नड़ भाषा से चिन्नास्वामी जी, कश्मीरी भाषा से फारूक फयाज जी, कोंकणी भाषा से माया अनिल खरंगटे जी, मैथिली भाषा से अजित आजाद जी, मलयालम भाषा से एम थॉमस मैथ्यू जी, मणिपुरी भाषा से कोईजम शांतिबाला जी, नेपाली भाषा से केबी नेपाली जी, मराठी भाषा से प्रवीण दशरथ बांदेकर जी, ओडिया भाषा से गायत्री बाला पंडा जी, पंजाबी भाषा से सुखजीत जी, संस्कृत भाषा से जनार्दन प्रसाद पांडे मणि जी, और राजस्थानी भाषा से कमल रंगा जी, संताली भाषा से जगन्नाथ सोरेन जी, सिंधी भाषा से कन्हैया लाल लेखवाणी जी, तमिल भाषा से एम राजेंद्रन जी, तेलुगु भाषा से मधुरांतकम नरेंद्र जी, और उर्दू भाषा से आदरणीय अनीश अर्थात साहब। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध करूंगा कि अगर वे सामने की कुर्सियों पे हों तो कृपया इधर कुर्सियों पर आ जाए। मैं अब ये माइक, दो हैंड माइक मैंने अनुरोध किया था, दे दिया गया है जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हुमरा कुरैशी जी और अमरनाथ अमर जी से कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। साहित्य अकादमी की ओर से नमस्कार। साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी विद्वज्जन का इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जितने साहित्यकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको पूरे साहित्य जगत ही नहीं, पूरे साहित्य अकादमी, साहित्य जगत और पूरे भारतीय समाज और परिवेश की ओर से इस उपलब्धि के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आपको पता है, साहित्य अकादमी 24 भाषाओं के विकास और संवर्धन का काम करती है। और आपको भी पता है, साहित्य अकादमी देश का सर्वोच्च सम्मान है, न केवल साहित्यिक कृतियों के लिए, बल्कि जो रचनाशीलता है, जो रचनाओं में आपकी संवेदना है, जो सामाजिक सरोकार है, उन सब को, जो आपका संघर्ष है, जो आप बीती है, जो सुख दुख की अनुभूतियां हैं, एक लंबी यात्रा के बाद जो आपकी अनुभूति होती है, उसे आप शब्दों में ढालते हैं, और वह चाहे कविता, कहानी, निबंध या उपन्यास में वो चीजें ढलती हैं, वो संवेदनाएं तब्दील होती हैं, तो एक लंबी यात्रा होती है। और ये बहुत ही सुखद पक्ष है कि आज हम उनकी रचनाशीलता के बारे में, उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में उनसे तो जानेंगे ही, लेकिन यदि आपके मन में कोई उत्सुकता है उनके प्रति, उनकी रचनाओं के प्रति, तो आज यह खुला मंच है। आप उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी रचनाओं के संदर्भ में बात कर सकते हैं। तो एक बार फिर से पुनः आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले मैं मनोज कुमार गोस्वामी जी से आग्रह करूंगा, इसके पहले कि उनके बारे में मैं संक्षेप में बता दूं। आप असमिया लेखक हैं। आपका जन्म 24 जुलाई 1962 को असम के नौगांव में हुआ। भूल सत्य आपका कहानी संग्रह है, और यह उत्कृष्ट चरित्र चित्रण, जीवंत
तथा कथा तकनीक और अद्भुत कथानक के निर्माण ने कहानियों को अनूठा बना दिया है। तो इन कहानियों में क्या है, उन्होंने किन किन संदर्भों को रखा है, कैसे कैसे पात्रों को उभारा है जो हमारे आम जीवन में मिलते हैं। तो एक बार मैं आपका मनोज कुमार गोस्वामी जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। यदि आपके मन में जो आपकी साहित्यिक यात्रा रही है उसके बारे में आप मुखातिब होना चाहेंगे तो प्लीज, स्वागत है। Thank you, Sahitya Academy and my fellow writers and my media person. Thankfully, I would like to inform you that I'm also a media person. I work for a TV news channel as a chief editor. Also, I'm the chief editor of a daily newspaper, so I can communicate them also. But at this moment, I think as a writer, as a short story writer, I feel really proud and very enlightened that Sahitya Academy has recognized my works, and I have been writing for the last 40 years actually. I'm quite old, I'm 60 years almost, and so it is finally a recognition that everybody appreciated, everybody like to have it, and still I think that after writing 40 years or so, it is not a very easy path of creativity, especially in Assam, because the print or the readership shrinking, has gone shrinking actually. And I said it may be a global phenomenon maybe, but for us it is quite, we are very worried about all this, scared about all this, that where print will go, where readership will go, the books will go. But these endeavors, this Sahitya Academy efforts like Sahitya Academy did, I think the print and books will be, their existence will be longer. And thank you. If you can ask something, you can ask this. यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप आपसे पूछ सकते हैं, यदि किन्हीं के मन में कोई सवाल हो। और अभी माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी ने भी कहा कि पत्रकार थोड़ा थोड़ा साहित्यकार भी होगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो बहुत बहुत बधाई आप सबको। Thank you. Actually, I started writing before I become a journalist, and it was I think 1983 that my first short story appeared. But I don't think it is quite a different field, literature and journalism, because this is a both are we picked up stories from real world, and fiction, at least nowadays, fiction and non-fiction, fiction and reality, it's a very thin line between them. So it's not a very difficult job to shift from journalism to literature or literature to journalism. Thank you. how you treat the candidates of voting very important by Sahitya Academy, because they have what is saying 26 languages Sahitya Academy giving awards, and we hardly have 10 months of amount of candidates from regional language for a how you see it? Yes, this is a very important question actually, because I feel that in 50s or in 60s, this is golden period of Assamese literature, and we have writers like Bhavendranath Sarkya, Homen Bargai, and then Saurabh Saliha, then Mamani Raisam, you call it
call her as Indira Goswami. So they are gem of the writers, and their writings are not actually translated in a manner we should actually do. But I think the good translation of Assamese language, Assamese literature, and Assamese works should be done by institutions like Sahitya Academy in a vast way, and I should say it in for other languages also. So I think they should help the very literature to grow. Thank you. एक बड़ा ही उचित और प्रासंगिक सवाल था कि क्या जो साहित्यकार होता है वो पत्रकार भी होता है या जो पत्रकार है वो साहित्यकार भी होता है। तो दोनों का अंतर संबंध है और आज ये हर जगह ये सवाल उठता है कि साहित्यकार और पत्रकार दोनों एक हैं या अलग है। तो आपको भी पता है स्वतंत्रता संग्राम या उससे पहले जितने भी साहित्यकार थे वो पत्रकार भी थे और जितने पत्रकार थे वो साहित्यकार भी थे। वो परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो दोनों का अंतर संबंध है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि साहित्य और पत्रकारिता दोनों मिलकर सामाजिक सरोकार का निर्माण करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले कि अगले साहित्यकार से हम लोग बात करेंगे, तुमा कुरैशी जी। Hello, good morning. Can you hear me? Hello? Okay. Can you hear me? Okay, good morning and many congratulations to all of you who won the award. Because writing is a very tough job. I mean, extremely tough. And to be recognized for your writing, for your work is very, very important, especially in today's times when the writers finding it tough to actually carry on, but they do because they are passionate about their writing. So many congratulations. It's a very happy moment, and I welcome Mr. Tapan Bandyopadhyay, who won the award this year for Bangla. Yeah. So he's a well-known writer. Where's he? Tapan Bandyopadhyay. Madam, I think that she is there. Vacation there in that also. He will be coming. Okay. Do we wait for him? We'll wait for him. He will be coming. Ji? He will be coming. So we wait for him. We go to the Bodo writer who won the award, Russian Chaudhary. Is she there? Russian. Oh, yeah, hi. She's too young. Okay. So tell us a little about Khudumbai, Hokalaloy Namaskar, and thank you in इस मंच में मुझे भी बोलने के कुछ मौका मिला है। एक्चुअली मेरे लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बोलने का कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं बॉर्डर में लिखती हूँ। मैंने लिखने शुरू किया 2006 से। पहले मैं लिखने के बारे में भी कुछ भी नहीं जानता था एक्चुअली। आज मेरी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मैं लास्ट में मैं किसके साथ रहूँ, मैं किसका अपनी चंगी बना लो, इसलिए मैं कलम का हाथ में ले लिया और लिखने की शुरू किया। और आज तक मैंने ये भी बोलना चाहूँगी, मैं आज तक किसी लेखक की कविताओं को ठीक से नहीं पढ़ नहीं पाए। एक्चुअली इस समय कुछ मुझे पूछे तो क्या आप किस किस राइटर की कविता पढ़ती है, किस किस किताबों के बारे में जानता है। अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी कि मैं किस की राइटर की कविता पढ़कर अच्छी लगती हूँ।
आज तक मैं जो भी लिखा अपनी तरफ से ही लिखा, अपनी चाहे जो लैंग्वेज आता है, फ्रेंड होता है, इसके साथ ही मैं लिखने को शुरू किया। और आज इस मुकाम में पहुंच गई है कि मैं कभी भी सोचा नहीं था कि मैं इस मंच में खड़ा हो पाऊंगी। और इसलिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि साहित्य अकादमी को जे मुझे इस मकाम पर और इस मंच तक लाने के लिए। आपने जो कह रही है हम साफ बोल रही है, तो आप और थोड़ा बोलिए। अच्छा बोल रही है। और मैं ऐसे शुरू किया कि हम घर में, हम स्त्री लोगों ने घर में रह कर हम अपनी चारी द्वार के बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए हम घर में रहकर भी हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहिए तो। इसलिए हम ये चाहते हो कि हमारी मुक्ति के बारे में हम तो एक्चुअली नारियों के अधिकार मुख से है, लेकिन प्रैक्टिकली वो अधिकार मिलने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है एक्चुअली। इसलिए मैं इस छोटी छोटी की बातों को लेकर हम घर में कैसा रहना चाहिए और हमका कैसा बोलता है, कैसा व्यवहार करता है, इस सब को लेकर मैं अपनी शब्दों को इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ और आज इस मुकाम पर आई हूँ मैं। Questions for her? Any questions? धन्यवाद। इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आप जितने यहाँ साहित्यकार देख रहे हैं उसमें युवा चेहरे ज्यादा हैं, तो ताली बनती है, इनका स्वागत हमें करना चाहिए। और साहित्य क्या है? वो साहित्य जो जीवन यात्रा है, जो अनुभूतियां हैं, वो किसी उम्र का तलाश नहीं करती हैं। आपकी जो श्रेष्ठता है, जो गुणवत्ता है साहित्य की, वह जब अभिव्यक्त आप करते हैं तो उम्र की सीमा से परे आपकी अभिव्यक्ति होती है और आप सम्मान के हकदार होते हैं। तो बहुत बहुत बधाई पूरे समाज को, पूरे साहित्य वर्ग को। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं डोगरी की वीणा गुप्ता जी को। आप डोगरी की लेखक हैं, भाषाविद हैं, नाटककार हैं। आपका जन्म 31 अक्टूबर 1950 को जम्मू में हुआ। आपका जो नाटक संग्रह है उसका शीर्षक है 6 रूपक उत्कृष्ट। आप डोगरी की भाषा के संवर्धन और विकास में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं वीणा गुप्ता हूँ और जम्मू की रहने वाली हूँ और मुझे लगभग 46-47 साल हो गए इस क्षेत्र में पदार्पण किए हुए। शुरू में मैं रेडियो पर डोगरी न्यूज रीडर और ट्रांसलेटर थी, तो उस वक्त से मेरे अंदर डोगरी भाषा के लिए जो जज्बा जागा उसने मुझे डोगरी की तरफ लिखने के लिए प्रवृत्त किया। क्योंकि पहले मैं अपनी भाषा को उतना उन्नत स्थान नहीं दे पाती थी। जब मैंने देखा कि इस भाषा में इतनी सकत है कि ये न्यूज के तमाम चीज के शब्दों को इसमें समाहित किया हुआ है, तो ये तो बहुत अमीर भाषा है। तो मैं उसकी तरफ बढ़ गई और उसके साथ साथ पहले मैंने ट्रांसलेशन का कार्य किया। फिर जब जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं डोगरी रिसर्च सेंटर में कार्यान्वित हुई, तो उसके बाद मैंने पहले तो डोगरी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, दूसरे राज्यों की भाषाओं और डोगरी के आदान प्रदान के लिए बहुत सारे काम किए। फिर डोगरी भाषा के आरंभ और विकास पर किताबें लिखी, डोगरी के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया, डोगरी सिंटैक्स के काम किया।
डोगरी मॉर्फोलॉजी पे काम किया और इस बहाने से मैंने तमाम लिटरेचर को भी पढ़ा और लिटरेचर पढ़ने के साथ साथ मैं साहित्य आलोचना के क्षेत्र में भी प्रवृत्त हुई और मेरी काफी सी किताबें जो है इन दो क्षेत्रों में भाषा विज्ञान और साहित्य आलोचना के क्षेत्रों में काफी देर से छपती रही है और उसके साथ साथ मैंने क्लास 1 से लेकर एमए तक पीएचडी तक और इसके एमफिल लेवल के जो कोर्स मटेरियल थे वो भी काफी तैयार किए और ये मौलिक लेखन जो है वो मैंने आलोचनात्मक साहित्य के साथ ही शुरू किया था। तो ये जो पुस्तक जिसपे साहित्य अकादमी का पुरस्कार घोषित हुआ है ये मेरी 6 नाटकों की पुस्तक है और मैंने नाटकों के बहाने से डोगरी भाषा की व्यथा को एक नाटक का रूप देकर उभारा है क्योंकि बहुत पहले से एक धारणा बनी पड़ी है कि डोगरी जो है वो पंजाबी की उपभाषा है। तो सब लोगों ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए लेकिन हमारे डोगरा भाषी लोगों को इस बात का बहुत दुख था और बहुत देर तक हमें भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में वो मान्यता नहीं मिली थी जिसके हमारा संघर्ष चलता रहा और 2003 में जाकर कहीं ये मान्यता मिली। तो ये जो डोगरी भाषा का दर्द था एक नाटक के द्वारा मैंने इसको व्यक्त किया। फिर हमारे जो साहित्यकार थे जिन बड़े जाने माने और उनके ऊपर मैंने कुछ नाटक लिखे और डुग्गर की संस्कृति पर उसके त्योहारों पर उसके खाने पीने का जो सीजनल खाने पीने कुजीन्स हैं उनके ऊपर और जो हमारे व्रत वगैरह होते हैं उनकी कुजीन्स पर भी इसमें नाटक शामिल किए। तो मुझे लगता है कि मैंने इस तरह से इस बुक के माध्यम से डोगरी डोगरा साहित्य और डोगरी संस्कृति को एक मंच प्रदान किया है तो मंच के जरिए लोग इसको देख पाएंगे। धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो आपके मन में आगे बढ़ें। देखिए कितनी भारत की जो खूबसूरती है न केवल प्रकृति से न केवल भाषा और बोलियों से बल्कि सारे परिधान और पर्व त्योहार से भी और इतनी भाषाओं का जो सामाजिक परिवेश है जो उसकी विविधता है जो उसकी सुंदरता है वो हमारी रचनाओं में बहुत ही खूबसूरती के साथ उभर कर आता है। चाहे वह नाटक हो कविता हो कहानी हो निबंध हो इन तमाम विधाओं में वो चीज़ें उभर कर आती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ गुलाम मोहम्मद शेख साहब को जो गुजराती भाषा के विद्वान हैं लेखक हैं कवि हैं चित्रकार हैं जाने माने शिक्षाविद हैं और आपका निबंधों का संग्रह है घेर जता शीर्षक से। यह आत्मकथात्मक निबंधों का संग्रह है। उनके मन में क्या है कैसे कैसे इन निबंधों को उन्होंने लिखा है कैसी कैसी भावनाएं उभरी हैं आइए उनकी भावनाओं को उन्हीं से पूछते हैं। स्वागत सर। यहाँ खड़े रहना मेरे लिए बड़ा अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। इतने सारी भाषाओं के लेखकों के साथ खड़े रहना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मेरे लिए अवसर है। उसके बाद मेरे जीवन में दोनों चीजें साथ में आई, एक और से चित्रकला और दूसरी ओर से लिखना। तो करीब समझ लीजिए कि मैं जब पाठशाला में पढ़ता था तब से लेकर मैं अभी तक चित्र बनाता रहा हूँ और लिखता भी रहा। तो मैंने काफ़ी कविताएं लिखी
शुरू में मेरे गुरुवर्य थे सुरेश जोशी, जो एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने हमारे लिए सारी दुनिया के साहित्य के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने दिखाया कि दुनिया में हम लोग जो हमारी इर्द गिर्द देखते हैं वो ही नहीं है। बहुत कुछ लिख गए हैं, तो लौरका है, रिल्के है, मलार में है। हमारे देश के जो कवि है, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर और भाषाओं के वृंदा करंदीकर जो मराठी के हैं, वो खुद बांग्ला जानते थे, मराठी भी जानते थे, उनमें से अनुवाद भी किए उन्होंने। तो उन्होंने हमारे लिए जो ये दरवाजे खोल दिए, उस पर से मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करना है मेरी भाषा में, तो ये लोग अपनी भाषा में जो कर पाए हैं, ये जो लेखक है जिनका काम पढ़कर मुझे अचंभा होता है अभी भी। आज भी मैं रामबो को पढ़ता हूँ, रेलके को पढ़ता हूँ या लौरका को पढ़ता हूँ, तो मेरा दिल कैसे उभर आता है। तो क्या मैं गुजराती में ये नहीं कर सकता? क्या हमारी भाषा में ये नहीं हो सकता? तो हमारी भाषा को हमें इसलिए उसके साथ इस तरह से निपटना है कि जिससे वो भाषा ऐसी क्षमता, उस भाषा में ऐसी क्षमता हो कि सभी किस्म के जो अनुभव है, जैसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि बहुत अलग अलग किस्म के जो आपके जीवन के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को ढालने के लिए क्या आपकी भाषा सक्षम है कि नहीं, ये जो चैलेंज थी, ये जो थी, उसको लेने के लिए मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं अपनी जबान में अपनी कहानी लिखूं। मैंने पहले कभी अपने बारे में लिखा नहीं था। मैंने चित्रकला के बारे में लिखा था और भी लिखा था, लेकिन अपने बारे में कभी। तो जब मैं इंग्लैंड होकर 3 साल इंग्लैंड में रहकर 1966 में लौटा और मैं अपने घर गया, घर मतलब सुरेंद्र नगर नाम का एक छोटा सा शहर है काठियावाड़ में। तो 18 साल तक मैंने वहाँ रहा था। मैंने अपना जीवन का जो पहला जो क्या कहते हैं सबका वहीं गुजारा। एकदम सब कुछ मेरे सामने आ गया। मतलब बचपन से लेकर मैं जब तक क्या बोलते हैं कुमार अवस्था या तरुण अवस्था कहते हैं, वो सभी अनुभव एक साथ, जैसे एक बड़ी गठरी आपके सामने आ गई हो और आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। तो वो मैंने जो किया वो घेर जैसा, मतलब घर जाते हुए मैंने ये अपनी स्मरण कथाएं लिखना शुरू की। लेकिन बात तो ऐसी हुई कि 2-3 लिखे, उसके बाद क्या लिखना, बीच में वक्त आ गया कुछ और चीज़ों का, बीच में खाली वक्त आ गया और फिर से कुछ उभर आया। मेरी माँ थी, वो उनका अवसान हो गया। मेरे भाई थे, वो भी चले गए। मेरे सामने कई लोग थे, वो भी चले गए। पहले मेरे दादा चल बसे थे। अब मैंने सोचा इनके बारे में क्या कुछ लिख सकते हैं। सेंटिमेंटल होने की बात नहीं है, मुझे साहित्य की रचना करनी है। अगर साहित्य मुझे उनकी ओर ले जाता है और वो लोग मुझे साहित्य की दिशा दिखाते हैं, तब ये सार्थक होगा। बाकी तो अपनी कहानी लिखने का कोई मतलब नहीं। अपनी कहानी किससे कहेंगे, हम तो अपने लोगों से बात करते हैं। लेकिन अगर मुझे लिखना है तो एक तो मेरी भाषा को इस तरह से, मुझे मेरी भाषा के साथ इस तरह से निपटना है कि मेरे जीवन की जो संकुल, जो मतलब कॉम्प्लेक्स जो अनुभूतियाँ हैं, उनको प्रकट करने के लिए वो काबिल है। तो ये मेरा पूरा प्रयत्न था। मैं कितना इसमें सफल हुआ हूँ ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि साहित्य अकादमी ने इसे अवार्ड के काबिल समझा। थैंक यू।
हम सब ने संस्मरण यात्रा के बारे में सुनी है, आत्मकथा के बारे में सुनी है, जीवनी के बारे में सुनी है, लेकिन अपने जीवन को निबंधों के आधार पे अपने पूरे जीवन की यात्रा को व्यक्त कर दिया जाए, तो यह नई विधा आपने देखी कि निबंधों के आधार पे अपने पूरे जीवन को उन्होंने उड़ेला है। तो यह जो विधा है, नई विधा, इसके लिए हम आपका सर अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। अब यदि इन निबंधों के संदर्भ में आपके मन में कोई सवाल हो या उत्सुकता हो तो कृपया आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरे मन में ही सर एक सवाल है जो आपके तरफ से मैं बोल देता हूं कि इतनी विधाएं हैं, जैसे आप संस्मरण के रूप में लिख सकते थे, अपनी जीवनी को गद्य शैली में लिख सकते थे या काव्यात्मक शैली में लिख सकते थे, लेकिन आपने निबंधों का ही कैसे सहारा लिया और पूरी यात्रा अपने जीवन की इन निबंधों के माध्यम से कैसे कर ली? इस नई विधा के बारे में कैसे ख्याल आया? ये सचमुच बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण ये है कि मैंने जो लिखा है वो सचमुच सिर्फ निबंध नहीं है, उसमें कहानी भी है, उसमें कविता के अंदर से गुजरने का अनुभव भी है, उसके अंदर नैरेटिव मतलब जो कहते हैं कि कुछ बातों को दिखाने की भी बात है। तो जो अलग अलग किस्म के प्रकार होते हैं, साहित्यिक प्रकार है, उसके साथ एक साथ गुजरने का ये अनुभव है। तो राइट अक्रॉस वेरियस जॉनर, जो अलग अलग जॉनर होती है साहित्य की, उसके अंदर होकर गुजरना और अपनी बात बताना ये जरा मुश्किल काम था, मगर ये करना मुझे लगा कि जरूरी है, तो मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं मुडनाकुडु चिन्ना स्वामी जी को, जो कन्नड़ के प्रख्यात लेखक, कवि, नाटककार और अनुवादक भी हैं। आपका जन्म 22 सितंबर 1954 को कर्नाटक के चामराजनगर के मुडनाकुडु में हुआ। आपकी जो रचना है, लेख संग्रह है आपका भी, बहुत वदा भारत मनु बौद्ध तात विकते, लेख संग्रह का नाम है। तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आपका सर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। Good afternoon to all of you. I am Mudnakudu Chinnaswamy. I come from Karnataka. My native place is Mudnakudu. I've been writing for the last 40 years. I got the award for my book of essays. Basically, I'm known as a poet. I have brought out 8 collections of poetry, and in many other genres also I have worked. But this book gave me the credit of the award. I'm so thankful to the Sahitya Academy and all the concerned for making this happen. I have born and brought up in a village, so my experiences are based in the village. I am from a Dalit background. My experiences are different. I've been writing about everything that is, the life of the downtrodden people and the social aspects of the other side of the India. So, so far I have brought out some 40 books, mostly on social issues, things like that. If you have any questions, I can answer. Thank you.
किन्हीं के मन में कोई सवाल? पीछे। No. No, I didn't say that. No, my pen name is Mudnapuru Chinnaswamy. I write in that name only. No. Yeah, this is the only time award for the lifetime award. Yeah. I welcome now Mr. Farooq Fayaz Sahab from Kashmir. At the very outset, I must congratulate my fellow writers here who have been awarded this year's National Award for their contributions, and I feel myself proud being among one of such very intelligent writers. Basically, I treat the act of expressing creative feelings as an individual dialogue with the self. Every literary creation, whether it belongs to the discipline of poetry, it belongs to the discipline of fiction writing, it is first a dialogue between the writer and the climate or the environment that he lives in. Though the modern critical theories, they oppose it. Some believe that there is no connectivity between the writer and the text. There is no linkage between the writer and the environment. I have gone through all these literary theories coming out from West, but in the work that brought for me this award, the point I attempted to make it clear that it is the cultural background, it is the linguistic metaphor that is attached to a particular geoclimatic environment that has its effect on the creative rightness of a particular writer belonging to particular or specific cultural or linguistic region. Otherwise, if we go through the poetry of Kashmir or then Kannada or Marathi and all that, the feelings we will feel the same. But it is the metaphor, linguistic metaphor, that marks the distinction between the writer and his writings. My first experience with writing, it started when I joined in Kashmir University as a student in the Department of Kashmiri Language. Professor Rahi, who died very recently, Jnanpith Awardee, he was our teacher. And in fact, I don't know what he saw in me. He once invited me to his chamber and directed me to write in Kashmiri language. Prior to that, I had already done post-graduation in history. It is a later story that I joined in history as a professor, and I wrote a number of books on Kashmir history, literature, culture and all that. But the advice that has been given to me by my professor, by my teacher, that remained haunting in my mind. And I started writing in Kashmiri language, and the result of the present title of the book that won me this prestigious national award, it is a collection of the critical essays wherein I have attempted to
evaluate from a specific historical canon the contributions of some prominent Kashmiri writers belonging to both prose as well as poetry. And I am again thankful to this prestigious institution because no writer on the planet writes for category award and all that. No. It is just to satiate his own personal addresses and all that. But this makes the writer proud when he is being recognized by the state organization, by the state institution on a national or international level. He seeks legitimacy to his art of writing. Can So, you ask some questions? definitely, man. Yes, I'm here. Anybody have questions? Okay. Now I invite Maya Anil Kharangate, who's won the award for Konkani. Congratulations. हेलो, सबसे पहले मैं साहित्य अकादमी, मेरे साथी अवार्डी, यहाँ बैठे सभी भाई बहनों और मीडिया को नमस्कार करती हूँ। मैं पहले बचपन से लेखक नहीं हूँ, मैं तो कॉलेज के ज़माने से लेखक बन गई हूँ और उसके पहले मैं सिर्फ पढ़ती थी। बहुत छोटे बचपन से ही मैं पढ़ाई करती थी, किताबें पढ़ती थी, स्टोरी बुक्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे और उसी में से मुझे प्रेरणा मिलती गई कि मेरी भी किताबें आ जाए, मेरा भी नाम किताबों में छप जाए, ऐसी मेरी तमन्ना थी। मेरे कॉलेज के ज़माने से मैंने कविता और ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया और तभी से बाद में उसके बाद कथा, जो बाल साहित्य, ट्रेवलॉग सभी लिखा। सिर्फ नाटक छोड़ के मैंने साहित्य के सभी प्रकारों में लिखा है और मेरी किताबें भी छपी है। अब तक मेरी लगभग 47 किताबें छप चुकी है और आगे थोड़ी किताबें प्रेस में भी है। हम कोंकणी के लेखक, राइटर और फाइटर भी हैं। हमने कोंकणी भाषा के लिए जो आंदोलन छेड़े थे उसमें मैं भी सहभागी हूँ और वो तो हमारे सफल हो गया। और इसके बाद में मैं कादम्बरियाँ भी लिखती हूँ और कादम्बरी के लिए जो सब्जेक्ट चुनना है उसके लिए मैं बहुत स्टडी करके जो सब्जेक्ट चुनती हूँ उसके लिए जो भी डॉक्टर हो तो डॉक्टर से और कोई हो तो उनसे स्टडी करके कुछ मैं कादम्बरियाँ वगैरह लिखती हूँ। अब ये अवार्ड मेरी कादम्बरी मैंने ऐसे अवरोधों की के जो गोवा स्वतंत्र गोवा स्वतंत्र होने के पहले और गोवा स्वतंत्र होने के बाद में जो समाज में परिवर्तन आ गया, ज्यादातर औरतों ने जो सहा है उसके बारे में मैंने उस कादम्बरी में लिखा है। गोवा के स्वातंत्र संग्राम में औरतें भी शामिल थी और उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है, उसके बारे में भी मेरे उस कादम्बरी में आया है। धन्यवाद। किन्हीं के मन में कोई सवाल? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ प्लीज। हाँ, आपने ऐसी बात नहीं, मुझे मेरे सभी साहित्य प्रकार बहुत अच्छे लगते हैं, मगर ज्यादातर कथा और कादम्बरी के लिए मैं जरा ज्यादा ही इसके फेवर में हूँ। आपने बोला कि बहुत कुछ सहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले सिर्फ लेटर होता था या कॉलेज में आप पढ़ते थे, जानकारी होती थी और कोई बात होती थी या तो बन जाती थी या बिगड़ जाती थी। उसके बाद इंटरनेट आया, गूगल आया,
कोई आदमी औरत की आवाज में, युवा युवती की में, अदल बदल सबके बाद। अब एआई आई है, एआई एक्सा, वो गूगल आके सबको बताती है कि जैसे ही ये खत्म करेगा वो धोखा देगा मैथिली युवा, भारतीय, कर्नाटक कई के भी, तो वो बोलेगी एक्सा कि ये गली का गुंडा है। क्या इस बारे में आपको नई क्या विचार है कि साहा कब तक सहोगे, ये बताइए। उसके बारे में तो पहले जरा सोचना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं बता सकती हूँ, उसके बारे में अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, नई सोच में अभी तो सभी भाषा में नई सोच आई है। हम तो पुराने जमाने के हैं, मगर कोंकणी में भी अभी नए बच्चे आए हैं, तो ये सब नए मीडिया में नए इसमें है। नई solution, the new solution is the artificial intelligence, and that is to the poets, that is to you, the people who are going to pull our economy to the world. और मैं चाहूंगा कि ऐसे गूगल बाई उससे आने से पहले बोले कि ये गली का वो है, he is wrong or she is doing this and they are exploiting. Let's celebrate Google Bai. The way she says कि मैं अब अपने ढूंढे दिमाग से, the way she से अपने ढूंढे दिमाग को निकाल दे, ये तो गली का बदमाश तेरे साथ लग गया है। Let's celebrate like that for the viewers. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे एक बंधु ने एक सवाल पूछा था कि क्या आज के इस मीटिंग के बाद भी आप लेखकों के साथ मिलने का, उनसे बातचीत करने का अवसर मिलेगा। तो हम साहित्य अकादमी के आभारी हैं कि ऐसे अभी 3-4 दिनों में कई अवसर आएंगे जहां आप पूरी बातचीत इन तमाम लेखकों से आप सुन सकेंगे, इनकी विचारधारा को सुन सकेंगे। तो आज तो हम गागर में सागर भर रहे हैं, संक्षेप में सवाल, संक्षेप में उत्तर। और आप सभी विद्वानों से आग्रह है कि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो संक्षेप में एक सवाल करें, ताकि भी बहुत सारे हमारे साहित्यकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, उनकी बातों को भी संक्षेप में सुनना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं अजीत आजाद जी को, जो मैथिली के लेखक हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं और कलाकार भी हैं। आपकी कविताओं का संग्रह है पेन ड्राइव में पृथ्वी, एक बहुत ही नया विषय है, बहुत नया शीर्षक है। आपकी क्या अनुभूतियां रही, कैसे कैसे आपने इन रचनाओं का सृजन किया? बहुत बहुत स्वागत अजीत आजाद साहब। आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे खुशी है कि साहित्य अकादमी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं विभिन्न भाषाओं के वरेण्य लेखकों के बीच में मैं खड़ा हूँ। मैंने कुछ तो किया होगा, लिखा होगा, जो यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए अपने बारे में क्या कहूँ। जो कुछ बचा होगा वो साहित्य अकादमी के ब्रोशर्स में या अन्य जगह पे होगा ही होगा, मेरे बारे में जान सकते हैं। मैं एक कवि हूँ और मेरी कविता के लिए ये यहाँ तक पहुँचने का अवसर मिला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जहाँ से आया हूँ, मैथिली भाषा में, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमारे भाषा मैथिली में, जिसकी जनसंख्या 7 करोड़ से अधिक है, वहाँ मैथिली भाषा को जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जबकि वो विद्यापति की भाषा है, यात्री नागार्जुन की भाषा है, रेणु दिनकर की भाषा है, यहाँ तक कि सीता मैया की भाषा है। लेकिन उस भाषा में न आज कोई एक ढंग की अकादमी होनी चाहिए सरकार के द्वारा, वो नहीं है। जो है वो सफ़ेद हाथ की बनी हुई है। वहाँ हमारी राज्य की सेकेंड लैंग्वेज नहीं है। हमारी भाषा में मैथिली की पढ़ाई बच्चों के स्कूलों में नहीं है, प्राथमिक कक्षाओं में नहीं है। हमें पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, यानी आप पेड़ की फुनगी पर पानी दे रहे हैं और जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं। हमारी भाषा सूख जा रही है, हमारी भाषा का विकास नहीं हो रहा है। हमारे साहित्यकारों को उस तरह का पब्लिशिंग हाउस नहीं है जो पुस्तकें छापे और रॉयल्टी दे। तब जैसे तैसे पैसे खर्च करके वो लोग छाप रहे हैं।
मैं उसी भाषा से एक लेखक आया हूँ जिसकी अब तक 32-33 किताबें अभी तक प्रकाशित हैं। मैं इस अवसर का सदुपयोग सरकार से, साहित्य अकादमी से और आप तमाम मित्रों से कहना चाहता हूँ कि हमारी भाषा को उसका वाजिब हक, उसका वाजिब सम्मान मिले। वहाँ के लेखकों को अगर आप उचित सहायता नहीं देंगे, वहाँ पब्लिशिंग इंडस्ट्री को तवज्जो नहीं देंगे, वहाँ अकादमी को सही तरीके से अगर आप प्रिविलेज नहीं देंगे, वहाँ अगर आप प्राथमिक कक्षाओं में मैथिली को नहीं पढ़ाएंगे, मैथिली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देंगे, तो फिर हमारी भाषा का दिनानुदिन तो उसका अवमूल्यन होता जाएगा। इस अवसर पर साहित्य अकादमी के इस फ्लोर पर मैं ये आप लोगों से, सरकार से ये गुजारिश करता हूँ। रही बात कि मैं जो कविता लिखता हूँ वो इस देश में और इस दुनिया में जो कुछ घट रहा है, जैसे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तब तक रूस के कई बम गोले यूक्रेन पर गिर गए होंगे, कजाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक पर कई तरह के जान माल के नुकसान हो चुके होंगे, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कजाक के नारगोस काराबाग की पहाड़ी को लेकर के एक बड़ा शमशान बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ अपने देश में भी जातीय संघर्ष और धार्मिक उन्माद चरम पर है। मैं इन सबों को विषय बनाकर लिखता रहा हूँ और इसकी कीमतें भी चुकाता रहा हूँ। यही कहना चाहता हूँ। आप लोगों को मन में कोई सवाल हो तो जरूर करेंगे। धन्यवाद। आदरणीय अजीत जी ने अपने मन की बात रखी। जो उनके मन में कई सवाल थे वो उन्होंने अकादमी के समक्ष, भारतीय समाज के समक्ष रखा और यह संदेश उन तक पहुंच जाएगा जहां ये देना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपके मन में कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और हम थैंक यू सर, अभी और आगे बढ़ते हैं। जी जी हाँ, आपका सवाल था कि क्या अजीत जी की किताबें साहित्य अकादमी में उपलब्ध हैं, तो उन्होंने कहा कि उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं और ले भी सकते हैं। हाँ, साहित्य अकादमी ने मेरी भी कुछ किताबें छापी है ट्रांसलेशन में, वो तो है ही है। और जो जिस किताब को अवार्ड मिला है वो अकादमी के स्टॉल पर तो नहीं मिलेगी, लेकिन दिल्ली में या कई पब्लिशरों के पास, पुस्तक विक्रेताओं के पास ये उपलब्ध हो जाएगी। जी जी जी, अब तो अकादमी इसके कई तरह के अनुवाद करवाएंगी तो तब मिलेगा। लेकिन ये भी एक चिंता है, ये भी चिंता है कि पाठक पढ़ना चाहते हैं, किताबें सही तरीके से उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये एक बड़ा सवाल है। हम लेखकों को, हम लिखते लिखते मर जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। ये एक सवाल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और ये किताबें कई प्रकाशकों से भी उपलब्ध होती हैं और इस सभागार के इस कार्यक्रम के बाद भी आप इनसे प्रकाशक का नाम पूछ सकते हैं और वो किताबें वहां से ली जा सकती हैं। ये प्रश्न को अपने गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए। मैथिली जो है, मैथिली ही क्या, राष्ट्र की सारी भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं, सारी भाषाओं को भी गाना चाहते हैं, लेकिन साहित्य अकादमी ने तो ऑलरेडी जो है मान्यता दे रखी है। मैथिली हमारी भाषा है, मैथिली में निरंतर काम हो रहा है। मैथिली के संयोजक अभी हमारे साथ लगातार 5 वर्षों तक कार्य करते रहे। आज भी चुनाव हो रहा होगा, लेकिन भाषा का उसके लिए अकादमी स्थापित करना, उसके लिए और बड़े काम करना, ये तो प्रांतीय सरकार का काम है। निश्चित ही। और कई यही मांग भोजपुरी की है, यही मांग जो है राजस्थानी के साथ की जा रही है। साहित्य अकादमी के सामने तो इतने ज्वलंत है कि मतलब इतनी भाषाएं हैं कि
एक को मान्यता है तो वो उदाहरण देने लगते हैं कि आपने उसको किया आपकी बातों से सहमत हूँ। जब सरकार से, स्थानीय निकाय से, बिहार सरकार से जब मांगे नहीं पूरी हुई, तो मुझे लगा एक लेखक के तौर पर मेरी चिंता क्या है। एक लेखक के तौर पर मेरी अपनी भाषा को बचाने की चिंता है। एक लेखक के तौर पर मुझे मनुष्यता को बचाने की चिंता है। एक लेखक के तौर पर मुझे पृथ्वी को बचाने की चिंता है। मैं पार्ट में खंडित जीवन जीऊंगा, नहीं जी सकता। कि साहित्य अकादमी मुझे साहित्य की बात करनी चाहिए, भाषा अकादमी मुझे भाषा की बात करनी चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ में मुझे देश की बात करनी चाहिए। मैं अपनी समस्याओं को जहां फ्लोर मिलेगा, जहां अवसर मिलेगा, मैं अपनी भाषा के लिए ये बात करूंगा, क्योंकि लेखकों का पहला कर्तव्य है, पहला दायित्व है कि वो अपनी भाषा के लिए लड़े, वो अपनी भाषा की आवाज उठाए, वो अपने साहित्य के लिए लड़े, और वो प्रकारांतर से मनुष्यता की बात करे। इसलिए ये जगह मुझे लगा कि मैं अपनी बात न कहते मैं अपनी भाषा की बात करूं। इसलिए मैंने अपना समय हटा दिया कि मेरे बारे में तो ब्लॉगर्स में होगा ही होगा, मैं अपनी भाषा की बात कर रहा हूँ। इसलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। होली पे पूरा मीडिया मैथिली में था। मैथिली युवा अपने मेन सब्जेक्ट से दूर जा रहा है कि मुझे लूट कौन रहा है, मेरा पर्सनल माल कौन लूट रहा है, तुम सारे समाज के लिए क्यों नहीं बढ़ रहे, आप तो लूट कौन रहा के नहीं देख रहे। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर उचित मंच पे ही होता है। आज का हमारा ये मंच इन विवादों में पड़ने का नहीं है। हम सभी भाषाओं के लेखकों के मन की बात, उनकी रचनाओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और आज हम यहीं तक सीमित रहें तो बेहतर होगा। और अन्य लेखकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं भाषाओं की बोलियों के बारे में, उसके लिए और भी बहुत ही उत्तम मंच इस देश में है, वहाँ हम इस बात को उठाएंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ कोइजम शांति बालाजी को, जो मणिपुरी की लेखिका और जानी मानी कवयित्री हैं। आपका कविता संग्रह है लोई रोनुंग। आप इस संदर्भ में, इसमें स्त्री की जो मनोदशा है, उसके जो अन्य मन की जो मानसिकता है, उसकी अभिव्यक्ति इन रचनाओं में हुई है। तो आपके मन में जो भी अभिव्यक्ति है, कृपया स्वागत। Thank you. Good afternoon, everybody. Media person, my fellow awardees, and invitees. I am a Indian writer, write in Manipuri language. So I write in Manipuri. My mother tongue is Manipuri. My name is Santibala. My profession is teaching, and I'm also a artist, drama artist of AIR, Imphal, and other video film and others, proscenium theatre. In my journey, I am inspired. My uncle late Koijam Dhiren. He was also a writer. I am a young girl. I read his book and I'm very love his home library. So I write in childhood about school life. But in college life, I was published my poetry short story in anthology, Journal of Manipuri language. But my first book was published in 2004. So I published 3 poetry books
and critical essays book in 5 numbers and 1 children play. In 2011, the Sahitya Academy was conferring Bal Sahitya Puruskar in this play, children play, Tal Tare, 7 pieces of play. So I'm very thankful to Sahitya Academy to recognition this award, this is award, Sahitya Academy Award, in my poetry book, Naironu, in English is Gold. So, and also I am very proud for my fellow 5 women writers here. And I'm also the 5 recipients awardee of my Manipuri language in women writers. So I'm very proud my fellow writers, women writers, because women is struggle to write literature any time and others side of the society. So I am very proud my fellow women's writers, and I my language, Manipuri language, is quite different for Indo-Aryan languages of Indian languages. That Manipuri language is a group of Sino-Tibetan language. So I love my language and I love my culture. So I write in my language Manipuri. Culture, because culture is the culture is the art, and the literature is also art. We identify our identity with the true of culture and literature. So I am right. I love literature, poetry. I think poetry is the word of soul. Word of soul. So I write in poetry. So I like, and I uses my imagery, metaphor in the whole imagery of my Manipuri culture, Manipuri history, past history, and others. Then I love my society and my fellow women. Society of the Manipuri society. Manipuri society is dominated by the men, and the women are struggle for the for provoking their life to the society. So I focus this by poetry. So I write my poetry. I love my poetry. Thank you. इन्हीं के मन में कोई सवाल? ये एक बड़ी सुखद स्थिति यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो भी रचनाकार हैं, जो भी साहित्यकार हैं, वो एक साथ कई विधाओं में रचनाशीलता है उनकी। जो कविता में सम्मान अगर मिला है तो वो कहानी भी लिख रहे हैं, निबंध भी लिख रहे हैं, उपन्यास भी लिख रहे हैं। तो यह जो विविधता है, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो, हरिवंश राय बच्चन हो, या और भी बहुत सारे साहित्यकार जिन्होंने अनेक विधाओं में लिखा और श्रेष्ठ रचनाएं दी, और उन श्रेष्ठ रचनाओं में जो साहित्य अकादमी पुरस्कृत करती है वो उन भाषाओं की जो श्रेष्ठ उनकी कृति होती है उन पर मिलती है। और एक और मिठास आप देख रहे हैं कि क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूर्वांचल की घाटियों से राजस्थान के रेतीले मैदानों तक वो जो भाषा और बोलियों की खूबसूरती है वो साहित्य के माध्यम से आप यहाँ देख रहे हैं। और ये बड़ा ही सुखद और सौभाग्यशाली क्षण है जहाँ हम इन रचनाकारों को सुन रहे हैं। तो आपसे हम आग्रह करेंगे कि कृपया शांति बनाए रखते हुए ध्यान से, गंभीरता से आप इनकी बातों को सुनें और आत्मसात करें।
अब हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं के बी नेपाली जी को, जो नेपाली भाषा के लेखक, नाटककार, कवि और अनुवादक भी हैं। आपका नाटकों का संग्रह है साइनो 4। बहुत ही आग्रह और आदर के साथ आपको आमंत्रित करते हैं। स्वागत। आदरणीय प्रेक्षकगृह में उपस्थित सज्जनों और महोदया, मैं अखंड भारत असम से आया हूँ। मेरा नाम के बी नेपाली है। यहाँ पर पत्रकार और साहित्यकार कवि के विषय में प्रथम में जो शब्द पूछी है, It's not working. साथ में रहते हैं, क्योंकि जो पत्रकार होता है वो भी साहित्यकार है। साहित्यकार बिना पत्रकार होना भी संभव नहीं दिखता है। इसीलिए यहाँ जो सब प्रश्न उठाए गए हैं, बोले हैं, मैं उन पर कुछ दो एक बात बोलकर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, साहित्य जो सृजन करते हैं वही पत्रकार बन के पत्रिकाओं में उन्होंने अपना संपादकीय में बहुत कुछ लिख डालते हैं। देश की समस्या, समाज की समस्या, इन सब बात को विचार करके वो लिखते हैं। और मेरे ख्याल से शिक्षा और साहित्य जो होता है, जो सृजन होता है, उसमें सामाजिक व्यवस्था की संगठन होती है। इसीलिए साहित्य सृजन कला से बहुत आगे है। और कवि जी कविताओं में अपने सब रस घोल देते हैं कि मनुष्य उसको पढ़कर आत्मसात करे कि जीवन में हमें किस तरह से चलना चाहिए, किस समस्या में हमको ढालना चाहिए, मानवता को अंगीकार करना चाहिए। ये विचार वो उगते हैं, उसको आत्मसात करना चाहिए। और भाषा के विषय में बोलना है तो भाषा सब भाषाओं को सीखना चाहिए। भाषा को नफरत नहीं करना है। भाषा से ज्ञान मिलता है। जो भाषा हम सीख जाते हैं, अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा भी हमको लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सब भाषा से मिल जाती है। तो इसीलिए भाषा को जोड़ता है। भाषा को जब भाषा से जोड़ता है तो उसका हृदय को जोड़ता है। तो एक दूसरे समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसीलिए भाषा को सीखना अति आवश्यक है। और समन्वय साहित्य में यही बोलती है, और साहित्य अकादमी समन्वय साहित्य को लेकर आगे बढ़ रही है। तो अनुवाद में बहुत से साहित्य किसी भाषा में अनुवाद होकर साहित्य अकादमी ने प्रकाशित की है। ये बहुत अतुलनीय बात है। तो हमको चाहिए भाषा से प्यार, सब भाषाओं से प्यार करके आगे बढ़े। और मैं 1961 से मैं अपना पत्रिका बिंदु प्रकाशन के माध्यम से चला रहा हूँ। जो उसकी प्रकाशिका मेरी श्रीमती माया नेपाली की, जो आज 19 दिन हो गई, वो गुजर गई है। फिर भी मैं दुखी हूँ, मर्माहत हूँ। इतना ही बोलकर मैं अपना संवाद यही समाप्त। जो दुखद समाचार आपने अभी दिया, हम सब की संवेदना आपके प्रति है और हम सब नम आंखों से पूरे साहित्य समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं
मराठी के जाने माने लेखक, कवि और समालोचक प्रवीण दशरथ वांदेकर जी को। उनका एक प्रयोगात्मक उपन्यास है उजव्या सौंडेच्या बाहुल्या। अब ये प्रयोगात्मक उपन्यास क्या है आप उन्हीं से समझ सकेंगे, तो हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय प्रवीण दशरथ जी को। Namaskar. First of all, I would like to thank Sahitya Akademi for conferring this prestigious award for my novel Ujvya Sondecha Bahulya. It means the puppets with right drums. Actually, I am from Goa, and nowadays I am staying on the outskirts of a boundary of Maharashtra and Goa. My ancestors, they migrated from Goa at the time of Portuguese immigration, Portuguese time period. And then after we started staying here in the southern end of Maharashtra. Now the novel which got this prestigious award, I would like to say a few words about it. It is, if you ask me the theme of that novel, I will say that it is about the identity crisis of the modern people. Because we can see that, especially after globalization, how we people, especially in India, and we are facing it in rural area also, how we are all fragmented, and that's why we can't concentrate on one thing, or we can't speak about also about one thing. So I think that should be there in literature also. And you can see that to this novel, Ujvya Sondecha Bahulya, I have made that experiment that there is not a particular story to that novel. So it is a bunch of a few different kinds of themes. And one of them is, of course, the identity crisis of the modern people. Then one more major theme, you will see that how the intellectual people nowadays, how they are feeling a kind of indifference, or they are becoming passive. They have lost their identity, and that's why they couldn't understand their actual role in this society. So that also I have tried to depict in this particular novel. So of course, that's why you may call it as an experimental novel. And in Marathi also, most of the critics, they appreciated this experiment. And you see that in our area, the folk art like puppetry show. So for the narration, I have made the use of that particular form of puppetry show. And like that, the person who makes the show of that puppetry, so how he is playing the different puppets. So like that, here the writer, he is trying to play with the different characters, and that's why it is the play of that puppet, to play of that bahulya, that is the puppets. So like a puppet show, the form I have chosen for this particular novel, and maybe it may be the kind of experiment, because never before in Marathi literature at least such kind of form was applied by any writer before that. So I think that's enough about it. I hope you may, if it is translated in English, you may all try to read it, and then of course I'm aware, I'm eager to know different kinds of reactions of you. Okay, thank you. हेलो, नमस्ते। मेरा नाम सुनीता कांदे है। मैं महाराष्ट्र से मराठी भाषा में लिखने वाली ललित लेखिका हूँ। और सभी जो अभी यहाँ उपस्थित है माननीय और महान लेखक जिन्हें अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको मिला है, सभी को मैं अभिवादन करती हूँ। और प्रवीण जी को खासकर मुझे बहुत हर्ष और अभिमान है कि मराठी भाषा में लिखने वाले हमारे जिनको हम लोग आदर्श मानते हैं, क्योंकि हम जो नवोदित साहित्यकार है, जो हमारे इनके दिग्गज और बुजुर्ग लोगों को हम आदर्श मानते हैं, तो मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इस मंच पे आपको एक सवाल पूछते हुए। मेरे मन में दो सवाल है। एक तो ये उपन्यास उजव्या सोंडेच्या बाहुल्या, इसके लिए आपके मन में प्रेरणा क्या थी? और दूसरा सवाल ऐसा है कि ये उपन्यास आजकल के सामाजिक और राजकीय स्थिति के लिए कितनी परिणामकारक है, क्योंकि
कोई भी लेखक ये जरूर जानता है कि अपनी साहित्य कृति का कुछ सामाजिक में परिणाम हो। धन्यवाद। Actually, the themes of most of my novels, I have written 3 novels, and the themes of my novels, they are based on the social reality, especially the contemporary reality of the society. So that's what I try to write in all my novels. In this particular novel also, the different kinds of identity crisis, and maybe they because of the religion, caste, and all that problems. So all that things are there, and that particular word uzva, that is right. So it is symbolic. You can understand the meaning of it. So how the let me say influence of that uzva people. So how they are there in our society. So I have tried to write about it, and I always think that a writer should be the voice of the voiceless people, and that's what I think that is my role as a writer, and I'm trying to fulfill that role through my writing. बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बड़े आदर के साथ हिंदी और अंग्रेजी के प्रख्यात साहित्यकार, कवि और पत्रकार बद्री नारायण जी को आमंत्रित करता हूं। उन्हें जिस कविता संग्रह पर यह पुरस्कार मिला है, तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह है, मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ, क्योंकि इनकी और भी कई व्यस्तताएं आज हैं, तो मैं बड़े आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूं अपनी अभिव्यक्ति के लिए। मैं आप पूछें, मैं कुछ खुद बोलूं कि आप मुझे ये पूछेंगे कि मैं खुद बोलूं? मैं बोलूं तो हेलो हेलो, मैं ये कह रहा था कि आप सब पूछेंगे तो सवाल कि मैं बोलूं, हम बोले तो साहित्य अकेडमी का ये पुरस्कार मुझे मिला है, और ये मुझे लगता है कि ये मेरे उस रचनात्मकता की जीत है या सम्मान है जो मार्जिनल कम्युनिटी के जो मोरल यूनिवर्स है और उनका जो जीवन का रिजिलियंस है, उस रिजिलियंस की कविता, रिजिलियंस में ही कविता होती है, जो आप जीवन में झेलते हैं, जीवन में कष्ट झेलते हैं, दुख झेलते हैं और लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं, उनके जीवन संघर्ष की कविता मैंने लिखने की कोशिश की है, और मैं लगातार, अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा दौर है, ये एक तरह से बाजार के गहन आक्रामक उपभोक्तावाद का दौर है, जिसमें लोभ, लालच और बहुत सारी प्रवृत्तियां लगातार बहुत प्रभावी हो रही हैं। ऐसे समय में जो हमारे मार्जिनल कम्युनिटी का जो मोरल यूनिवर्स है, जिसमें कबीर, रविदास, गोरखनाथ और बहुत सारे हमारे जो भक्त कवि हैं, वो उससे संघर्ष करने की शक्ति देते हैं और चेतना देते हैं। नहीं तो ये जो आधुनिकता का आक्रामक प्रभाव है, जो बाजार का आक्रामक आक्रमण है, वो सब कुछ लीन जाने की स्थिति में है, और उसको सिर्फ वो मोरल यूनिवर्स ही बचा सकता है जो इस तरह के संत कवियों और खासकर भक्ति आंदोलन के प्रभाव में आज भी लोक जनमानस में फैला हुआ है, आज भी लोक संस्कृति का मूल तत्व है, और वो हमारी कविता की प्राण है, और उसी से मैं कविता रचता हूँ और लिखता हूँ। तो मैं ये तो थोड़ी सी बात अपनी कविता के बारे में, और मैं चूँकि एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हूँ, तो मैं बहुत सारे मुद्दों पर इंटरव्यू करता हूँ, बहुत सारे इशूज़ पर लिखता हूँ, और वो एक तरह से जो मैं कविता में कह रहा होता हूँ, वो मैं कई बार उस तरह के आलेखों में कहता हूँ, और वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार लगता है कि कविता एक डेंस विधा है जिसमें बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, तो आपको और सारे माध्यमों में अपनी बात कहने की जरूरत पड़ती है, तो हम उस तरह से बात करते हैं। यहाँ से सवाल है। एक तो मेरा सवाल था कि वर्तमान समय में आप कविता के समक्ष किन तरह की चुनौतियों को देखते हैं, और दूसरा सवाल एक मेरा ये था कि हम सब एक बौद्धिक समाज में रहते हैं। अभी अक्सर हम देख रहे हैं कि जो एक लेखक है
वो अपने विषय वस्तु से च्युत होकर एक खास विचारधारा की पैरवी करने लगते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, कविता के समक्ष अभी जो चुनौतियां हैं, जैसे बाजारबाजी, इंटरनेट आने के बाद, इन सबको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बहुत ही बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कविता के सामने जो चुनौतियां हैं वो हमेशा होती है। हर समय में कविता के सामने चुनौतियां होती हैं और हर समय में कविता उन चुनौतियों के बीच भी कविता की ये संभावना होती है। कई बार टाइम ऑफ क्राइसिस में ही बहुत बड़ी कविता बनती है। तो एक तो जो कविता की चुनौतियां हैं वो तो हैं, क्योंकि ये पूरा जो साइबर वर्ल्ड आया है वो एक उससे डेमोक्रेसी तो मिली है, एक्सप्रेशन हमारा डेमोक्रेटाइज हुआ है, लेकिन उसमें एक बेहतर पहल की संभावना कम भी हुई है। कोई कुछ भी कह के कहीं भी डाल के कहीं भी घूम सकता है और कहीं भी साइबर स्पेस। तो वो एक तो ये हो रहा है। पहले एक अकाउंटेबिलिटी थी, एक संपादक होता था, अपनी कविताओं को एडिट करता था, छांटता था, फिर छापता था। अब उसे कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप में फ्री है करने के लिए। तो इससे क्वालिटी पर असर पड़ता है। दूसरा जो है, कविता जो बाजार में जितना हमें नागरिक से ज्यादा उपभोक्ता में बदल गया। तो जब उपभोक्ता में हम होते हैं तो हमारी जो नेचुरल असर्शन है, जो रिस्पॉन्स करने की शक्ति है, वो खत्म होती है। हम पैसिव ह्यूमन बीइंग में बदलने लगते हैं, पैसिव नागरिक। और पैसिव नागरिक बदलने से फिर कविता खत्म होने लगती है। कविता एक असर्शन है, कविता एक डिसेंस है, कविता एक प्रोटेस्ट है। और जैसे ही वो प्रोटेस्ट की चेतना कमजोर होती है, कविता खत्म होती है। प्रोटेस्ट यानी अपने भीतर, अपने से भी, अपने को भी क्रिटिक करना। यानी जो आलोचना है वो अपनी भी और दूसरों की। ये नहीं कि दूसरों की आलोचना करें और सबसे ज्यादा तो अपनी आलोचना से कविता बनती है। तो मुझे लगता है वो आलोचना की शक्ति कमजोर हो रही है आज के इस बाजार के जो स्पेस है और जो टेक्नोमीडिया पैदा हुआ है उसके। तीसरा जो लोभ लालच जिसको मैं कह रहा था कि बाजार में बढ़ाया है, उसने भी हमारे मानुष को कमजोर किया है। हमारा मानुष कमजोर हुआ है, मानुष चेतना कमजोर हुई है, उससे भी अंदर पर असर पड़ा है। और जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या संभव है, साहित्य को विचारधारा जो शब्द है आइडियोलॉजी, वो आयोला शब्द से बना है। आयोला होता है पर्दा, तो आपकी आंख के सामने छोटी लगा देता है। तो वो छोटी लगाने से कई बार आपकी चीजें शार्प दिखाई पड़ती है और कई बार आपको ढक देती है। तो विचारधारा कई बार खत्म करती है और आपने लिटरेरी एक्टिविज्म पर आजकल कवि से ज्यादा या साहित्यकार से ज्यादा लिटरेरी एक्टिविस्ट हो गए, जो सोशल मीडिया पर गाली देते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। तो वो उनका ही एक उससे साहित्य का परिवेश काफी दूषित हुआ है, खराब हुआ है। सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आप सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं साहित्य अकादमी के प्रति इस सम्मान पाने के कारण मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ ओडिया भाषा के समृद्ध परंपरा के प्रति। ओडिया भाषा के जो रचनाकार है, जो साहित्य के कवि लेखक है, उन सबको आज इस मोमेंट में मैं याद करते हुए उन सबको भी प्रणाम करती हूँ। मैं गायत्री वाला पंडा एक भारतीय लेखिका हूँ। अपनी मातृभाषा ओडिया में मैं कविता लिखती हूँ, कहानी भी लिखती हूँ, उपन्यास लिखती हूँ, निबंध लिखती हूँ और न्यूज़पेपर में स्तंभ भी रचना करती हूँ। लेकिन मूलतः मैं एक कवि हूँ। अपने प्रिय ओडिया भाषा में कविता का मंत्रोच्चारण करती हूँ। आज इस सम्मान मिलने के कारण मैं आप सभी में उपस्थित हूँ, यहाँ खड़े होने हो पा रही हूँ। और इस सम्मान मेरे दयानदी कविता
है। दया नदी ओडिशा के भुवनेश्वर के निकट बहती एक नदी है जिसके तट पर कलिंग युद्ध हुआ था। आप सब जानते होंगे कलिंग युद्ध मानव समाज का इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था और इसमें सम्राट अशोक और कलिंग के बीच एक भयावह युद्ध हुआ था जिसमें ये दया नदी का पानी रक्त रंजित हो गया था और तीनों के रक्त से तब्दील हो गया था और उस दिन से दया नदी आज तक भी बहती आई है। ये ईसा पूर्व 261 का युद्ध था और इतने दिनों में दया नदी सूख नहीं गई है, आज भी बह रही है। इसलिए कि वो मानव समाज को ये वार्ता देना चाहता है कि युद्ध के सारे विभीषिका, सारे स्पर्धा और सारे अहंकार में एक ही अनुच्चारित स्वर गुंजित होता है, वो है पराजय का और युद्ध होना नहीं चाहिए। दया नदी आज भी ओडिशा के प्रत्येक इंसान के सिरा प्रसरा में बहती है, रक्त होकर अमृत के रूप में इंसान को इंसानियत के तरह राह दिखाती है, शांति, प्रीति और भक्ति का जयगान करती है। ये है मेरे दया नदी कविता पुस्तक, इसको इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अपना कविता के बारे में हम इतना बोलेंगे कि हम बचपन से लिखते आए हैं। अभी मैं 25 मेरा एज है, 45 साल का हूँ और जब से 6-7 साल का थी उसी दिन से हम लिखते आए हैं। और उस मेरे घर में एक लाइब्रेरी था। बचपन में जब हर संडे में वो लाइब्रेरी से बुक निकालकर हम ढूंढ झाड़ के उसको फिर कैटलॉग के हिसाब से रखते थे और मैं उसी दिन से कुछ कवि लेखकों से परिचित होती आई। और मुझे याद है रात में जब नींद टूट जाती थी तो किसी कवि का लेखक का पहले का नाम या उसका टाइटल कुछ याद आता था, नहीं आता था और वो हम अपने रात को उठ के चले जाते थे उस कमरे में और उस लेखकों को कवि को ढूंढते रहते थे, उनका पूरा नाम क्या है, उनका बुक का नाम क्या है। ये एक मेरी आदत से बढ़ गई थी बचपन से और धीरे धीरे हम उन लेखकों से वो कवि को लेखन से परिचित हुए और हम भी वही कविता लिखने लगे। और बाद में मुझे जैसे लगा कि हम सब कुछ कविता में व्यक्त नहीं कर सकते और समझे नहीं तो हम कहानी या उपन्यास या स्तंभ या निबंध उसमें भी मेरा विचारधारा जो है, मेरा लिखने का जो है मेरे मन में उसको व्यक्त करने लगे और वहीं से मेरा यात्रा शुरू हुई थी और अभी इस तक आकर पहुँचे हैं। और इसीलिए हम सब पाठकों को भी याद करते हैं जिन्होंने मुझे लेखक के रूप से बनाया और आपके सम्मुख पेश किया। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है, मैं शब्दों से आपने कलिंग युद्ध के बारे में बोला और अमूमन हमने पढ़ा है कि युद्ध के बारे में ही लिखा है, लेकिन आपने युद्ध का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को टच किया है अपनी कविताओं में। इसमें इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला था? आप जब भी दया निधि में जाती थी, ऐसा कौन सा वो वक्त था जिससे कि आपको इंस्पिरेशन मिला कि दया निधि का एक ऐसा दूसरा एंगल भी हो सकता है? देखिए, हम इतिहास से जो जानते हैं, इतिहास से हमको जो पता चलता है, इसका नाम पहले दया नदी नहीं था, वो एक जलधारा शायद था जो बाद में वो वीरों के रक्त से रूपांतरित होकर उसका नाम दया नदी हो गया क्योंकि वो जो अहंकार जो स्पर्धा वो शायद करुणा में और अध्यात्म में रूपांतरित हो गया। लेकिन ये सब बात मुझे बचपन से नहीं पता था। हम बचपन से इतिहास में जो पुस्तक है उसमें पढ़े थे सिर्फ कलिंग युद्ध के बारे में और हम सोचते रहते थे कि ऐसा भयावह युद्ध है जिसके कारण एक नदी एक जलधारा रक्त में तब्दील हो गया। लेकिन बाद में हम भुवनेश्वर में रहते हैं और हम बार पुरी जाते हैं। आप जानते हैं जो पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, हम बार जाते हैं और एक मंदिर से लौट रहे थे रात 1-2 बज गया था। वो दया नदी देखकर हम लौट रहे थे और उनको हम पूछते रुके और दया नदी के जल को हम देखे, बहुत धीरे से देखे। रात बहुत हो गया था और पता नहीं इसी समय से शायद दया नदी का एक आत्मा हो, वो आत्मा मुझे लगता है आज भी पति गोलियां रह रही है, वो मेरे साथ शायद सवार होकर कर आया। और उसी रात को अभी 2-3 बजे रात को हमने एक कविता मेरी कविता लिखी थी जो मेरे पुस्तक में लास्ट कविता के रूप में है। तो वो कविता एक पहले लिखी थी और एक न्यूज़पेपर को भेजे थे, डेली न्यूज़पेपर को, और पब्लिश होने के बाद मुझे बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिला पाठकों से। तो मुझे लगा कि नहीं, दया नदी को पाठकों भी किसी तरह से लेते हैं जिस तरह मेरे संवेदना में जिस तरह लेती हूँ। तो उसके बाद 4 साल हमने कुछ नहीं लिखा दया नदी के बारे में, कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन एक दिन अचानक 2-3-4
कविता लिख दिया दयानंद के ऊपर, तो 6-7 महीने में लगभग 64 पोएम्स हम लिखे। ये एक सीरीज ऑफ पोएम्स है। वही सब कविता सब दयानंद जैसे वो देखा था, उसका यूट्यूब पर किया था, उसको सहन किया था, वो सब दयानंद ने लिखे। हम दयानंद अपने नजरिए से देखेंगे, इतिहास का एक वास्तविक समीक्षा नहीं है, अच्छी तरह पहले से अंत तक फ्लो किया है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुखजीत जी को, जो पंजाबी के लेखक और नाटककार हैं। आपका कथा संग्रह है मैं अयन घोष नहीं। इनके बारे में बता दूं, इस कृति की कहानियां नैतिक दुविधाओं का सामना करने वाले पात्रों के आंतरिक जीवन की पड़ताल करती है। बहुत ही सम्मान के साथ आपको पूरे हिंदुस्तान से सभी भाषाओं से सुनकर आए हुए बहुत ही सत्कारित साहित्यकार और पत्रकार दोस्त सामने बैठे बहुत ही चिंतक बुद्धिजीवी लोग, आप सबका धन्यवाद है और साहित्य अकादमी का बहुत धन्यवाद है। देखिए, एक तो मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, मैं डिग्रियां मेरे पास नहीं है, स्कूल कॉलेज तक भी थोड़ा सा गया हूँ, फिर भी मैंने पढ़ा बहुत है, लिखा बहुत कम है। मेरी सिर्फ 5 पुस्तकें हैं जिसमें सिर्फ 3 कहानी संग्रह हैं। पहली एक कविता की किताब थी, 3 कहानी संग्रह हैं और एक मेरा जो अपनी जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी के कुछ अंश है। मेरा कुछ जीवन ऐसा निकला, मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी इंट्रोडक्शन का ही है ये। और एक लाख साहब भी आ गए हैं, सभी भी हमारे पंजाबी के बहुत बड़े लोग इन लोगों के साथ हैं। मेरे लिए ये बहुत खुशी की और गर्व की बात है। छोटा ही था तब ऐसी जगह हमारी ज़मीन हमारे बापू ने खरीदी जंगल में कि वहाँ सांप थे, कुछ छोटे जंगली जानवर थे, भय बहुत था, डर बहुत था। लेकिन वो ऐसी कुछ एक घटना हुई कि भय निकल गया, डर निकल गया, सांपों को मारने लगे। तो उसमें एक हमारे पास बक्सा था जिसमें ग्रंथ थे। उन ग्रंथों में सिख इतिहास था, गुरु नानक देव जी की साखियाँ थी, कहानियाँ थी, महाभारत था, रामायण थी और इतना कुछ मेरे को पढ़ने को जो मिला। भय निकला तो लिखने में भी मेरा भय निकल गया। मैं जो भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ उसमें कोई डर नहीं होता कि ये कहेगा मुझे, ये बोलेगा, इसलिए ये बात छोड़ दूँ। और मैं इसी बात पे विश्वास करता हूँ कि अगर हमारे लिखने पर किसी जगह जाकर कोई जैसे सांप का डंक लगता है ना, वो नहीं लगता तो फिर मैं लिखता नहीं हूँ। अभी सिर्फ 24 कहानियाँ मेरी छपी हैं और मैं यहाँ तक आपके सामने आके खड़ा हो गया हूँ। और मैं अभी तो मैंने लिखना है, बहुत लिखना है, नावल भी लिखना है, बातें बहुत सी हैं जो करने वाली हैं। लेकिन ये अभी मेरे को थोड़ा फॉर्मेट समझ आया अमरनाथ जी का कि जो स्पीच देनी है वो तो कल देनी है, इसलिए मैं अपने बारे में इतनी तो बातें आपको बता दूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही लेखन के संबंध में कि 2 गग हमने भरे तो क्या हुआ, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। तो सर आप रचनाशील रहें, इसी तरह सृजनशील रहें, ये हम सबकी मंगल कामना है। और आने वाले वक्त में आपकी कई रचनाएं हम सबके समक्ष हैं, इसकी बहुत शुभकामनाएं हैं। हम लोगों ने बीरबल का नाम सुना हुआ है, अकबर के मित्रों में थे, दार्शनिक थे, विद्वान थे, और उनके बारे में जो चीजें हम तक अभी तक पहुंचती रही हैं या हम उनके बारे में जानते रहे हैं, उससे अलग
अगर कोई बात हमारे समक्ष लाई जाए उपन्यास के माध्यम में तो हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है। तो हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं बंगला के प्रसिद्ध लेखक, कवि और अनुवादक तपन बंदोपाध्याय साहब को, जिन्होंने बीरबल पर उपन्यास लिखा है और उपन्यास व बीरबल के जीवन की अन्य जो पक्ष हैं उसको उन्होंने उजागर किया है। कैसे, ये आप उनसे ही सुनते हैं। स्वागत सर, हार्दिक स्वागत। Namaskar. Let me first apologize that I'm not comfortable in Hindi, so I'm speaking in English. I am a fiction writer from West Bengal. I write in Bengali. In fact, in the early years, I wanted to be a poet, but when I joined State Civil Service, I had acquaintance with many districts, many people, many Janapads. So I like to share my experience with short stories and fictions. I have written so far more than 100 fictions, including some crime fictions, 11 books of poems, 8 books of children's literature, and 6 books of translation. I got translation prize in the year 2019. This year, my fiction, Birbal, has won the Academy Award. Actually, my two novels, fictions, No Liberty Arondo is written on the basis of 100 years of Sundarban settlements. You have heard the name of Sundarban. 100 years of Sundarban settlements in the angle of Ramayana, and published Doirat in the angle of Mahabharata. It is a struggle of political powers in rural areas.